जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पे चल रहा है रेलवे बैच और इस रेलवे बैच के अंतर्गत हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक जो है उसको सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक आपके 6-7 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो उनको अगर नहीं देखें तो जाके वीडियोस देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरे रेलवे बैच की, वहाँ पर आपको मिल जाएगा वीडियोज़। ठीक है, चलिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चेकआउट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर एलजेब्रा के क्वेश्चन नंबर 67 से शुरू करेंगे, क्योंकि 66 तक हो चुका था आपका पिछले क्लास में, वो आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। ठीक है, आइए देखिएगा, बेहतरीन सवाल है ये। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल है। करेंगे कैसे, बहुत गौर से समझिए इसको। इसमें क्या दिया है ना दोस्तों, x/a प्लस y/b प्लस z/c की वैल्यू √3 दी गई है। फिर यहाँ पर ये भी ऐसे दिया गया है और इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पे जो ए बी सी हैं ये आपके एक तरह से कांस्टेंट की तरह है ना, क्योंकि एक्स वाई जेड ये तो वेरिएबल हैं, लेकिन ए बी सी आपके कांस्टेंट की तरह हैं। तो इनको अगर हम लोग ए बी और सी तीनों को एक एक मान लें तो हमारा काम और आसान हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो ए बी सी तीनों की वैल्यू है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, ए की भी वैल्यू और बी की भी वैल्यू और सी की भी वैल्यू, इन तीनों को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक मान लिया। अब जैसे ही एक मानेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x/1 यानी x प्लस यहाँ पर y/1 यानी कि y प्लस यहाँ पे z/1 यानी कि z। तो x प्लस वाई प्लस z, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई देखिए तो ज़रा गौर से समझते जाइए, बस पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे हर एक प्रश्न। x प्लस वाई प्लस z, इन तीनों की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, √3 आ गई। आपको यहाँ पर देखिए 1/x हो जाएगा, ये 1/y प्लस 1/z हो जाएगा। तो 1/x 1/y 1/z अगर हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, ये जिसकी वैल्यू 0 दी गई है। ठीक है, क्योंकि ए बी सी हमने एक रखा है। अब क्या करिए ना, इसको सिंप्लीफाई करिए थोड़ा सा। अगर हम लोग सिंप्लीफाई किए तो x y z इन तीनों का हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड का सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आएगा बताइए, तो यहाँ x y z का मल्टीप्लाई करेंगे, x से x खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, y और z बचेगा, प्लस यहाँ y से y खत्म हो जाएगा, ऊपर बचेगा x और z यानी zx बचेगा, प्लस यहाँ x y z से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा क्या, एक्स वाई बचेगा, इक्वल टू आपका कितना हो गया, 0। मतलब इसकी वैल्यू 0 आई है। अब यहाँ पर सुनिएगा, किसकी वैल्यू पूछा था, a की वैल्यू 1 रखेंगे तो a² भी 1 होगा, b² भी 1 होगा और c² भी 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ हुआ x² प्लस y² प्लस z², इसकी वैल्यू आपको चाहिए। एक बात बताइए, अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगेगा, कौन सा आइडेंटिटी, स्क्वायर वाला। स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, है ना, यहाँ पर लिख दे रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर है वो कितना होता है, ये हो जाता है x², बड़े गौर से समझते जाइए, y² प्लस z², है ना, प्लस यहाँ पर 2 इंटू XY प्लस YZ और प्लस ZX। ठीक है, ये होता है इतना। अब चूंकि जो ये टर्म है इतना XY प्लस YZ प्लस ZX, इसकी वैल्यू तो 0 आई है हमारे पास, देख लीजिए XY YZ ZX इन सभी का टोटल कितना आया है, 0। तो ये टर्म आपका 0 हो गया, मतलब 2 के साथ 0 को मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा आपका 0 हो जाएगा। बचा क्या, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसी की तो चाहिए, इधर वैल्यू रख दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी है, √3, तो ये हो जाएगा √3 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर यानी कि सीधे सीधे 3 आ जाएगा दोस्तों। x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू 3 होगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी को, और वीडियो लाइक कर दीजिए। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यदि x² इक्वल टू वाई प्लस जेड, y² इक्वल टू जेड प्लस एक्स और z² इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो 1/x प्लस 1 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसको थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग करेंगे, ऐसे डायरेक्टली नहीं करने लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचिए ये कि हमारे पास दिया है x² इक्वल टू वाई प्लस जेड। ठीक है, जो चीज़ें दी गई हैं उनको हम लोग लिख लिए पहले। ठीक है, y प्लस जेड दिया गया है, y² की जो वैल्यू है वो दिया गया है कितना, यहाँ पे z प्लस एक्स दिया गया है। ठीक है, z प्लस एक्स दिया गया है, और यहाँ पर z² इक्वल टू, है ना, z² इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया गया है। अब ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पे ऐसा एक वैल्यू सोचिए दोस्तों जिसका स्क्वायर करने पर बाकी दोनों का सम होना चाहिए।
यहाँ पर भी स्क्वायर करने पर बाकी दो का सम होना चाहिए। अगर हम तीनों की वैल्यू 2 2 2 ले लें, गौर से समझिएगा, अगर तीनों की वैल्यू हम लोग 2 2 2 ले लें, यानी x y और z, इन तीनों की वैल्यू अगर हम लोग 2 रखते हैं तो ये तीनों इक्वेशंस आपके सेटिस्फाई हो जाते हैं। कैसे? 2 का स्क्वायर 4, y प्लस जेड भी 2 2 होगा तो 2 प्लस 2 4 हो गया। यहाँ 2 है, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 प्लस 2 4 हो गया। मतलब अगर हम x y z तीनों की वैल्यू 2 रखते हैं तो ये तीनों के तीनों इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो हमने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली है यहाँ से। अब सीधे सीधे इसमें आपको ये रखना है और कुछ नहीं है ना। तो बस इसमें पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/x की वैल्यू 2 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा। मतलब 1/, हो गया पहला वैल्यू 3। फिर इसी तरीके से 1/2 + 1 यानी कि 3। फिर 1/3 मतलब 1/3 का 3 बार जोड़ हुआ है तो मतलब कितना हो जाएगा, 1/3 इंटू 1/3 हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से 3 से 3 कटा, आपका जो करेक्ट आंसर है वो 1 आ जाएगा और 1 है आपके ऑप्शन नंबर डी में, ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवालों को हम लोग डायरेक्टली सोच सकते हैं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और कैसे हम इसको आसान बना सकते हैं। तो आई होप कि ये सवाल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला सवाल यहाँ पर देखिएगा, यदि a बराबर x/2x + y + z और यहाँ पे y/x + 2y + z और ये दिया गया है, ये तीनों बराबर है ना, तीन नहीं चारों बराबर हैं आपके, a की वैल्यू भी इन्हीं सब के बराबर है। तो a का मान निकालना है दोस्तों। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर कीजिए कि हम x y और z इनकी वैल्यू क्या रख सकते हैं। आपको दिख रही होगी सिमेट्री, तो जब भी सिमेट्री दिखेगा तो आप x y z तीनों की वैल्यू बराबर मानिए, कुछ भी मानिए बराबर मानिए, चाहे 1 1 मान लीजिए, चाहे 2 2 मान लीजिए, चाहे 3 3 मान लीजिए, इससे आपकी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी। देखिए अगर हम लोग 1 1 मानेंगे तो होगा क्या, अगर हम तीनों की वैल्यू x की वैल्यू y की वैल्यू और यहाँ पे z की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू हमने 1 1 ले लिया तो क्या हुआ, देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो कितना होगा, x का वैल्यू 1 माने हैं तो यहाँ पे हो गया 1 डिवाइड बाई, सब जगह 1 1 रखेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 है ना, y की वैल्यू यहाँ पर 1 और z की वैल्यू भी 1, तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2 + 3 और 1 4, मतलब हो गया आपका 4 टोटल। ठीक है, इक्वल टू, अगर यहाँ पर देखें तो y की वैल्यू 1 रखे हैं तो 1 अपॉन, यहाँ भी वही चीज़ होगा, 1 + 2 + 1 यानी कि 4 यहाँ पर भी होगा, और इक्वल टू ये भी किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर। तो क्या ये चीज़ें सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, बिल्कुल हो रही हैं। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू जब हमने यहाँ पे इक्वल लिया तो ये चीज़ें सेटिस्फाई हो गई। आपको a का वैल्यू पूछा था, a का वैल्यू कितना है, 1/4 है, यानी 1/4 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऐसे छोटे छोटे सवालों में घबराना नहीं है, बहुत आसान तरीके से ये बन जाते हैं। ठीक है, चलिए बस करने का तरीका आपको आना चाहिए, कहाँ पे कौन सी चीज़ें लगानी है ये अच्छे से प्रैक्टिस में आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। 70 नंबर प्रश्न है, बेहतरीन सवाल है। यदि x + 1/y = 1 दिया गया है और y + 1/z = 1 दिया गया है तो z + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करिए, एक बात गौर क्या करना है ना, कि जितने इक्वेशन होते हैं उतने ही अगर उसमें वेरिएबल हैं तभी वो सॉल्व हो सकता है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन हैं और 3 ही वेरिएबल हैं उनमें, तभी x y z या फिर इंडिविजुअल जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे अगर तो x + 1/y 1 है, y + 1/z 1 है। आपको 2 इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ दिए गए हैं, है ना, इसकी तो वैल्यू पूछी गई है ना, लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही इक्वेशन दिए गए हैं और यहाँ पे वेरिएबल 3 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जनरली इसको देखा जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना x y z की, ये पॉसिबल नहीं है। तो किसी एक वेरिएबल को हमको कुछ ना कुछ अपने से मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल ज़्यादा है और इक्वेशन कम है। तो जब भी वेरिएबल ज़्यादा होगा और इक्वेशन कम होगा तो सॉल्व नहीं हो सकता। सॉल्व तभी हो सकता है जब इक्वेशन और नंबर ऑफ़ वेरिएबल इक्वल हों। ठीक है, चलिए तो हमने किसी एक को भी मान लीजिए कुछ ना कुछ, है ना। तो यहाँ पर जो x है इसको हम लोग 1 अगर मानते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। x को आप क्या करिए कि यहाँ पर
x को 2 मान लीजिए, चलिए हम 2 मान लेते हैं, x को हमने 2 मान लिया या फिर 3 मान सकते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक है। तो x को हमने क्या किया, यहाँ पर 2 मान लिया, तो x की वैल्यू हमारे पास पकड़ में आ गई, ठीक है। आप z की वैल्यू कुछ मान सकते हैं, y की वैल्यू कुछ मान सकते हैं, वो अपनी मर्जी है, ठीक है। चलिए x की वैल्यू 2 मानेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 2 + 1/y है ना, पहले वाली इक्वेशन में = 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, है ना। भाई देखिए 2 इधर जाएगा तो 1 - 2 यानी कि -1 हुआ, तो इधर y का मल्टीप्लाई होगा और 1 इधर आ जाएगा, तो मतलब -1 आ जाएगा, y की वैल्यू -1 हो गई। अब y की वैल्यू जब -1 है तो क्या आप z की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बताइए, तो y की वैल्यू इसमें रखिए सेकंड वाले में, तो y की वैल्यू है -1 + 1/z = ये हो जाएगा 1, है ना। -1 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1 बटे जो z की वैल्यू है वो हो गई 1 + 1 2, यानी कि z की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आ गई, ठीक है। अब x, y और z आपको तीनों की वैल्यू पता है ना, तो आप इसमें डायरेक्टली रख दीजिए। किसकी वैल्यू चाहिए, z + 1/x इसकी वैल्यू चाहिए। z कितना है आपका 1/2 है, प्लस 1/x कितना है, x आपका 2 है यहाँ पर, तो कितना हो गया x 1/2 + 1/2 यानी कि 2/2, मतलब कि 1 आ गया। तो 1 होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। अगर आप x की वैल्यू कुछ और लेते, जैसे 3 ले लिए या फिर 4 ले लिए, तब भी आपका इक्वेशन जो है वैसे ही सॉल्व होता और वही आंसर आता आपका। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये बहुत धांसू सवाल है ना। इसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। अगर आप वैल्यू नहीं पुट करेंगे ना दोस्तों, तो ज़रूर है कि इसमें आप चक्कर खाएंगे, ठीक है। चलिए आपके पास दिया क्या है, a + b + c की वैल्यू 0। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दिया है और वेरिएबल कितने हैं, 3 आपके पास। तो किसी न किसी 2 वेरिएबल को कुछ न कुछ वैल्यू हमको मानना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो a और b को अपने से कुछ न कुछ मान लीजिए कि a भी 1 है और b भी 1 है। हाँ, 0 नहीं रख सकते, क्योंकि 0 रखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, या आपकी इनफाइनाइट हो जाएंगी, अनडिफाइंड हो जाएंगी। क्योंकि अगर a की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा, यहाँ पर अगर देखें तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 0। तो जहाँ डिनोमिनेटर में 0 हुआ वो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती है ओवरऑल, ठीक है। तो a और b की वैल्यू हम 0 तो नहीं ले सकते, उसके अलावा अगर कुछ लेंगे, हम ऐसी वैल्यू नहीं पुट कर सकते जहाँ पे आपका जो इक्वेशन है वो आपका अनडिफाइंड हो जाए। तो अनडिफाइंड वाले वैल्यूज़ को नहीं लेना है। क्लियर है ना। चलिए अब आगे सुनिए। तो a और b की वैल्यू 1 ले लेते हैं हम लोग, है ना। किसी 2 की वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि इक्वेशन 1 ही दिया गया है। तो यहाँ पर a की वैल्यू अगर 1 ले लें, है ना, a की वैल्यू हमने कितनी ले ली, 1 ले ली, और b की भी वैल्यू 1 ले ली, b की भी वैल्यू 1 ले ली, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 1 + 1 यानी कि 2, तो 2 + c बराबर हो जाएगा 0, यानी यहाँ से जो c की वैल्यू हो गई वो -2 हो गया। तो a b c तीनों की वैल्यू अपने पास है, c की वैल्यू कितनी है, -2 है। अब इसमें पुट करिए, आपको चाहिए क्या क्या, b + c, तो b आपका कितना है 1 और c -2, तो 1 - 2 कितना हो जाएगा बताइए। तो डायरेक्ट वैल्यू रखिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना होगा, ये है 1 और ये है -2, तो 1 - 2 यानी कि -1, -1 का स्क्वायर आ जाएगा 1। तो 1 यहाँ पर b × c, तो b कितना है 1, c कितना है -2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या है प्लस, आ जाइए। अब इसमें देखिए a और c की जो वैल्यू है कितनी है, c की वैल्यू है -2 + 1। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये -2 है और ये प्लस का 1 है, तो -2 + 1 1 हुआ, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, और डिवाइड में -2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 1 / -2। अच्छा आइए यहाँ पर a + b की वैल्यू कितनी है, a और b की वैल्यू 1 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पर हुआ 4, है ना, 4, और डिवाइड बाई a × b यानी 1 × 1, तो 1 ही रहेगा, ये हो गया, है ना। अब इसको देखिए, ये -1/2 है और ये भी -1/2 हो जाएगा ओवरऑल अगर देखा जाए तो, है ना। इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये भी आपका -1/2 हो गया। तो -1/2 -1/2 -2/2 हो गया, तो -2/2 और प्लस यहाँ पे 4 है, और आ गया ये कितना आपका, तो देख लीजिए ये हो जाएगा -1 + 4 यानी कि 3 आ गया। तो 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों, है ना। अब एक चीज़ कन्फ्यूज़न में होंगे आप लोग कि a b c अगर नहीं आया इसमें तो ये कहाँ गया।
तो हम लोग अगर यहाँ 3 नहीं दिया होता तो हमें ए बी सी की वैल्यू हर एक ऑप्शन में रखते और जहाँ पर आपकी वैल्यू 3 आ जाती वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इस तरीके से करते दोस्तों हम लोग। भाई जैसे हमने यहाँ रख दिया ए बी सी की वैल्यू और इसकी वैल्यू 3 आ गई तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। इसमें अगर ए बी सी की वैल्यू रख देते और इसकी वैल्यू 3 आ जाती तो इसको ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ना। तो फिलहाल अभी आपका डायरेक्ट वैल्यू आ गया है तो मतलब 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। आइए अब इसमें भी उसी तरह का प्रश्न है। ये भी इसमें भी आपके पास है सिर्फ एक इक्वेशन, तो बस वही काम करना है आपको। किन्हीं 2 वेरिएबल को कुछ ना कुछ मान लीजिए, आप कोई वैल्यू फिक्स कर दीजिए और तीसरे की वैल्यू वहाँ से निकल जाएगी, है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर ए और बी को 1 1 ले ले तो ये होगा 1 + 1 और प्लस सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। मतलब सी यहाँ से आपका कितना आ गया, -2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें पुट करिए, ठीक है। ए और बी की वैल्यू तो 1 1 लिया है, कितना हो जाएगा बताइए। ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, प्लस बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1। अब प्लस सी की वैल्यू कितनी आई है, -2। तो -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, इन पूरे का स्क्वायर है, इन पूरे का क्या है, स्क्वायर है। अच्छा अब आ जाइए डिवाइड में, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 हो गया। प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 1 आई है और सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 4 आई है, तो 4 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्लस सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 4 है, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा। ये हो गया आपके पास। अच्छा अब करिए इसको, तो कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, 2 इंटू 4 6, 6 का स्क्वायर यहाँ पर ऊपर हुआ 36 और नीचे क्या होगा, 4 4 8 1 9, तो 9 चौक 36 होता है, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्लियर हो गया ना कैसे करना है। अब आपको पता चल गया होगा कि जब भी दो इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक है, और वेरिएबल 3, तो एक वेरिएबल को कुछ ना कुछ मान लेना है। अगर आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन है और वेरिएबल 3 है तो 2 को हटाइए, मतलब 2 की वैल्यू रखिए पहले, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 में। अब ये जो सवाल है ये भी वैसा ही सवाल है, तो आप लोग इसको कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। आरआरबी एनटीपीसी 2021 के पेपर का सवाल है। a + b + c = 0 दिया है, तो a और b को कुछ ना कुछ मानिए, वहाँ से c की वैल्यू आएगी, इसमें पुट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, सभी को समझ में आ गया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले सवाल पर, जो कि अब शुरू होता है हमारा अगला टाइप यानी नेक्स्ट टाइप, क्वेश्चन नंबर 75 से। अभी तक आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लग रही हो तो आगे बढ़िए, नहीं अच्छी लग रही है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। नए हैं चैनल पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए देखिएगा इस सवाल को। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा पॉलिनोमियल से रिलेटेड सवालों को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं है कौन सा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन आपके पास सब के सब यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर यहाँ पर देखा जाए, एक चीज़ बताते हैं कि कौन सा बहुपद नहीं होगा और कौन सा होगा। तो पहले ये सुनिए कि कौन सा बहुपद नहीं हो सकता, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। बहुपद वही नहीं हो सकता जिसकी पावर, वेरिएबल की पावर, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल का घात, अगर वो नेगेटिव है, ठीक है, अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव है या फिर वेरिएबल की पावर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी कि p/q के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन है, तो अगर वेरिएबल की पावर नेगेटिव वैल्यू है या फिर कोई फ्रैक्शन वैल्यू है जिसका कोई इंटीजर वैल्यू नहीं आ रहा है, तो वो आपका बहुपद नहीं हो सकता, यानी कि पॉलिनोमियल नहीं हो सकता दोस्तों, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग ऑप्शन से चेक करते हैं कि किसमें वेरिएबल का पावर नेगेटिव आ रहा है। अगर इस वाले में देखें तो ये तो आपका होगा बहुपद, क्योंकि x² है, यहाँ x⁻1 है, सब के सब पॉजिटिव में है, तो ये आपका होगा और इंटीजर भी है, ठीक है। अच्छा इसको देखें तो a³ है, वेरिएबल का पावर यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी सही है ना, मतलब कि ये भी बहुपद है। इसको अगर देखा जाए तो ये भी बहुपद है ना, a² + 2a+, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आते हैं इसमें, अब
एक ही ऑप्शन बचा है आपके पास, तो यही आपका बहुपद नहीं होगा। मतलब आपके सवाल के हिसाब से जो पूछा गया था वो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, है ना। अब कैसे इसमें ये क्यों नहीं होगा, पहले इसको जानिए। ये तो है आपका बी, ठीक है, प्लस ये 4/y है दोस्तों। तो 4/y को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू वाई पावर -1, क्योंकि y जो है अभी कितना है, पावर का 1 है। इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये आपका पावर नेगेटिव हो जाता है। आप लोग एक्सपोनेंट जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे पढ़े होंगे कि जब ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। नीचे पॉजिटिव को 1 है तो ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ वेरिएबल का जो पावर है वो नेगेटिव हो गया, इसलिए ये बहुपद नहीं हो सकता। क्लियर है ना, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76 पर चलते हैं और इसके लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी हम लोग सीखेंगे, जो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें आपका ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर आपके पास अगर 2 लीनियर इक्वेशन दिए हैं, ठीक है, पहले तो ये समझिए कि लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है। जब भी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट क्या करता है, आपका एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। जो 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन होता है ना, वो एक लाइन को बनाता है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पर ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये आपका दूसरा लीनियर इक्वेशन है ना। लीनियर क्यों कह रहे हैं इनको, क्योंकि x और y मतलब वेरिएबल का पावर एक है तो उसको लीनियर कहते हैं, और साथ में ये इक्वेशन है, ठीक है ना। तो लीनियर इक्वेशन है दोनों के दोनों, और यहाँ पर ये दोनों एक एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी रेखा, ठीक है। अब लाइन आपके 3 तरीके से हो सकते हैं, इन तीनों तरीकों को समझिएगा। पहला क्या, पहला कि दोनों एक दूसरे को यहाँ पर काट सकती हैं। 2 लाइनें हैं और दोनों लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकती हैं, यानी काट सकती है, तो किसी पॉइंट पर काटेंगी, ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है कि भैया ये दोनों पैरेलल हो जाएं, ये दोनों क्या हो जाएं, पैरेलल हो जाएं, मतलब कुछ इस तरीके से, है ना। और तीसरा क्या हो सकता है कि एक लाइन के ऊपर यहाँ पर दूसरी लाइन और आ जाए, ठीक है, मतलब दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर चल रही हों, ठीक ना। तो यहाँ पे इनको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, इनको बोलते हैं समांतर रेखा, और इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं, ठीक है। अब समझिए होता क्या है, कब ये दोनों इसको रिप्रेजेंट करेंगी पहले वाले को, कब ये दोनों इस वाले को रिप्रेजेंट करेंगी, कब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो पहले वाले के लिए हम लोग देखते हैं। तो अगर दोस्तों आपका a1/a2, ठीक है, यानी x के दोनों के कोफिशिएंट अगर ये बराबर नहीं हैं b1/b2 के, तो हमारा क्या होगा, ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी, और जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पर काट रही हैं। तो जब एक ही पॉइंट पर काट रही हैं तो मतलब इनका जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ एक ठो हो जाएगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन आता है यहाँ पे, है ना। कैसा आता है, लिख देते हैं हम यहाँ पे, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आ गया। तो जब भी a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब आते हैं इसके लिए बात करते हैं। देखिएगा, अगर आपके पास a1/a2 ये बराबर हो जाए b1/b2 के, है ना। तो जब ये 2 शुरू के बराबर हो गए तो हमको तीसरा भी चेक करना है, और तीसरा अगर इनके बराबर नहीं हुआ, यानी कि c1/c2 बराबर नहीं हुआ, तो यहाँ पे दोनों रेखाएं पैरेलल होती हैं, ठीक है। अब पैरेलल होंगी तो कभी ये मिलेंगी नहीं, एक दूसरे को काटेंगे नहीं, और जब काटेंगे नहीं तो इनका कोई हल नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पर दूसरे में हम लोग लिख सकते हैं नो सॉल्यूशन। इसको नोट करना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है, क्या, नो सॉल्यूशन। कब, जब 2 शुरू के बराबर हों और तीसरे का रेशियो बराबर ना हो। अब तीसरे पे आते हैं। अगर आपका तीनों रेशियो बराबर हो गए, a1/a2, ठीक है, ये बराबर है b1/b2 के, और ये बराबर है c1/c2 के, यानी कि तीनों चीज़ें अगर बराबर हो गई तो वहाँ पे आपके अनंत सॉल्यूशन होते हैं, अनंत हल होते हैं। मतलब क्योंकि हर एक पॉइंट पर ये काटेगा, तो जब हर एक पॉइंट पर काट रहा है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर इनफाइनाइट लिख सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना। अब आते हैं इस सवाल पर, इसको आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है ना।
अब देखिए कि इस सवाल को करते हैं जो कि 76 नंबर क्वेश्चन है। इसमें आपको बोला है कि समीकरणों की प्रणाली 2x + ky = 11 है, ये पहला इक्वेशन हो गया। 5x - 7y = 5 है, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। इसका कोई हल नहीं है, तो जब कोई हल नहीं होगा इसका मतलब दोनों समांतर होंगे। समांतर यानी कि यहाँ पर बराबर गैप बना के चल रहे होंगे। तो जब समांतर होती हैं रेखाएं तो वहाँ पे नो सॉल्यूशन होता है, और नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है, ये a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, और c1/c2 जो है बराबर नहीं होगा। तो पहले हम यहाँ पे दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं और सेकंड वाला कंडीशन लगा देंगे। देखिए तो हमने यहाँ पे दोनों इक्वेशंस लिख दिए हैं, है ना। 11 को इधर ले आएंगे तो -11 हो जाएगा, 5 को इधर ले आएंगे तो -5 हो जाएगा। अब यहाँ पे a1/a2 करिए, है ना, क्योंकि पहले दो बराबर होंगे, लास्ट का दो जो है मतलब लास्ट का एक रेशियो वो बराबर नहीं होगा, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई हल नहीं है। तो पहले दोनों को बराबर करिए। a1 कितना है, 2 है, यहाँ a2 5 है, तो 2 हो गया 5। गौर से समझते जाइए। इक्वल टू यहाँ पे है b1 कितना है, k के बराबर है, और b2 कितना है, -7 के बराबर है। और अगला तो हमारा बराबर पक्का है कि नहीं होगा, यहाँ पर है ना, बराबर नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि -11 और -5 डिवाइड करेंगे तो ये अलग ही आएगा, है ना। 11/5 आ जाएगा, जो कि 2/5 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11/5 के बराबर आ जाएगा। अब चूँकि ये पहले शुरू के दो बराबर हैं तो इनको हमको लेना है। सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, -7 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो इधर k बचा, और -7 इधर आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 7 दूना 14, तो -14/5 जो है वो k का जो वैल्यू है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। k का मान पूछा था ना, k का मान -14/5 होगा, तब जाके कहीं वो दोनों इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, यानी दोनों समांतर होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए दोस्तों, अगला चीज़ देखते हैं हम लोग। यहाँ पे उसी टाइप का सवाल है, उसी पर बेस्ड है ना। 2021 में पूछा गया सवाल है। ए और बी के मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरणों के निम्नलिखित समीकरण के अनंत हल हैं। अनंत हल यानी इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। तो अनंत हल कब होता है, जब आपके तीनों रेशियो बराबर होते हैं, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। बस इसमें रख दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे थोड़ा सा एक काम किया है कि जो 2b + 1 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर जो आपका 5b - 1 है इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना, क्योंकि उधर पॉजिटिव में है। ठीक है, आइए देखिए अब इसमें क्या होगा कि तीनों बराबर होंगे आपके। a1/a2 कितना है, 2/4। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2/4 है। ये किसके बराबर होगा, ये होगा माइनस का a-4, है ना, माइनस का a-4 यानी कि b1, और b2 कितना है, माइनस का a-1। ठीक है, ये b2 हो गया। पहले इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगला वैल्यू जो है वो भी लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। c1 कितना है, माइनस का 2b + 1, है ना, 2b + 1, और डिवाइड में यहाँ है माइनस का 5b - 1। ठीक है, अब चूंकि तीनों बराबर हैं तो बराबर हैं तो किन्हीं दो को लेके और आपस में यहाँ पे कुछ कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। पहले तो ये बताइए कि माइनस माइनस ख़त्म हुआ, ठीक है, काट ही देते हैं, का हुआ ये हो गया। ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा यहाँ पर। भाई 2/4 है मतलब 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। a-1 का इधर गुणा होगा तो 1 से गुणा होगा, a-1 आएगा, इक्वल टू 2 का उधर गुणा होगा, 2a - 4 दूना 8 हो गया। सॉल्व करिए इसको, कितना होगा, 8 इधर जाएगा, a उधर चला जाएगा, तो 2a - a यानी कि a बचा, और +8 - 1 यानी कि 7। तो a की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देना भूल गए हैं, तो हम यहाँ पे ऑप्शन पहले दे देते हैं, ठीक ना। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन जो है वो ऐड कर दिया है ना। अब a की वैल्यू 7 है तो a की वैल्यू 7 दो जगह है तो इससे पता नहीं चलेगा। अब इसको सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिएगा जो ये वाला है थर्ड वाला और फर्स्ट वाला, ये दोनों भी तो बराबर हैं, तो फर्स्ट और थर्ड को ले लीजिए। क्या होगा, माइनस से तो माइनस पहले ख़त्म करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5b - 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर बताइए, 5b - 1 ही आ जाएगा। 5b - 1 इक्वल टू 2 का उधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4b, है ना, 4b और प्लस 2 एकम 2। ठीक है, इतना हो गया। b इधर आके घटेगा तो 5b में से 4b गया, यानी सिर्फ b बचेगा, और इक्वल टू ये उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी 3 आ जाएगा। तो 2 + 1 3, a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ें, चलते हैं अगले सवाल पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे वीडियो को, है ना। आगे बढ़िए, चलिए आगे समझिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझ लेते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या चीज़ें कुछ हैं ये हम लोग पहले जान लेते हैं। ठीक
ठीक ना। आपके पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx, है ना, bx प्लस यहाँ पर c इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब याद रखिएगा दोस्तों, जो भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी या फिर इक्वेशन की जो डिग्री होगी, डिग्री मतलब वेरिएबल का मैक्सिमम पावर, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही आपके सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। जैसे यहाँ x का स्क्वायर है तो x की 2 वैल्यूज़ यहाँ से निकल कर आएंगे, ठीक है, 2 वैल्यू निकल कर आएंगे। अगर x का क्यूब होता, कोई क्यूबिक इक्वेशन होता, तो वहाँ पे x की 3 अलग अलग वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, है ना। अब यहाँ पे 3 कंडीशन बनते हैं। अगर हम लोग देखें सबसे पहले तो इसका जो विविक्तकर है यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है, यानी कि d जो है वो होता है b² माइनस 4ac। ये आपको चेक करना है तो निकालना ही पड़ेगा, b² माइनस 4ac, है ना। अब पहला केस हम लोग बनाते हैं ये कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू है ना, तो कोई अच्छा न्यूज होगा, मतलब कि इसके सिर्फ और सिर्फ 2 अलग अलग हल होंगे, है ना। टू डिफरेंट, है ना, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, 2 अलग अलग सॉल्यूशन होंगे और वास्तविक सॉल्यूशन होंगे, यानी रियल सॉल्यूशन होंगे। 2 डिफरेंट रियल सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 2 डिफरेंट यानी 2 अलग अलग रियल सॉल्यूशन होंगे, इनके क्या होंगे, रियल सॉल्यूशन होंगे, यानी वास्तविक हल होंगे, कोई वास्तविक वैल्यू निकल कर आएगी। दूसरा केस देखिए, अगर आपकी जो d की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यहाँ पे अगर 0 से छोटा आ गया, कोई नेगेटिव वैल्यू आ गया, तो जब 0 से छोटा नेगेटिव वैल्यू आता है तो यहाँ पे कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, यानी नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब बताइए तीसरा केस ये बनता है कि आपके पास अगर d की वैल्यू भैया 0 आ गई, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, इसको जब हमने सॉल्व किया तो आ गया 0 के बराबर। अगर 0 आता है तो आपके 2 इक्वल रियल सॉल्यूशन होते हैं, यानी 2 सॉल्यूशन तो होंगे लेकिन वो दोनों इक्वल होंगे, है ना। 2 इक्वल एंड रियल सॉल्यूशन, वास्तविक, ठीक है, ये है। तो ये तीनों भी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आते हैं इस पे, x² प्लस kx प्लस k बराबर 0 है, तो यहाँ से पहले डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालिए। कितना हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट आपका, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट होगा क्या होता है, b² माइनस 4ac। तो b कितना है आपका बताइए, b आपका है यहाँ पर k, है ना, तो ये हो जाएगा k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a। तो a आपका कितना है, k² के बगल में कितना है, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो 4a इंटू c, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा इंटू c यानी कि k, है ना, तो ये हो गया। अब इसकी जो वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट यह है, इसकी जो वैल्यू है वो 0 से क्या होगी, छोटी होगी दोस्तों, ठीक है, 0 से क्या होगी, छोटी होगी। माइनस 4k को उधर ले जाएंगे तो प्लस 4k हो जाएगा, यानी k² की जो वैल्यू है, या फिर ऐसे करिए, ठीक है, k को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, k को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा k माइनस 4 और लेस देन जो कि 0 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर गौर कीजिए, अब यहाँ पे बड़े ध्यान से समझिए कि इसको कैसे करेंगे हम लोग। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर इस वाले की वैल्यू, क्योंकि टोटल दोनों का मल्टीप्लाई हमको नेगेटिव लाना है, तो नेगेटिव तभी हो सकता है जब इन दोनों में से, क्योंकि एक फैक्टर आपका k है और एक है k माइनस 4, इन दोनों में से कोई एक ही नेगेटिव होगा तभी आपका वैल्यू ओवरऑल नेगेटिव आएगा। अगर दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव बन जाएगा, ये 0 से छोटा आएगा ही नहीं, है ना। तो देखिएगा कि अगर हम k की वैल्यू 0 से कोई बड़ी वैल्यू लेते हैं, ये पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, तो k माइनस 4 को हमको नेगेटिव वैल्यू लेना पड़ेगा, यानी k माइनस 4 की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी होनी चाहिए, तब दोनों का ओवरऑल जो है वो नेगेटिव आएगा। तो जब k माइनस 4 की वैल्यू 0 से छोटी है तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 4 हो जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा, यानी k की वैल्यू 0 से, मतलब 4 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो कौन है, इसको हम लोग बनाएंगे, तो k की वैल्यू 4 से छोटी और 0 से यहाँ पर बड़ी, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ये वाला, ठीक है। कैसे किया हमने, आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं साथियों कि ये सवाल अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कैसे जब यहाँ पे 2 चीज़ें बनती हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।